Good evening and welcome to the eighth session of Basic Computer Skills। आठवां सेशन है ये, जिसमें पहले के 5 सेशन जो हैं हमारे बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड थे। जो यूनिट 1 है, ये 3 सेशन 6th, 7th और 8th, ये यूनिट 2 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से रिलेटेड है, जिसका ये तीसरा सेशन है और एक सेशन इसका लास्ट जो होगा वो कल होगा। तो कल MS वर्ड पूरा खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट MS ऑफिस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम स्टार्ट करेंगे। एक्सेल एक बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सेशन 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दो, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? Yes, sir. ओके ओके देन वहीं वापस हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के यूजर इंटरफेस पर। होम स्क्रीन पर अभी हम हैं और एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। कल का ये डॉक्यूमेंट है। चलो कल वाला ही जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया था उसी में आगे हम एडिटिंग चालू करते हैं। तो कल काफ़ी कुछ कवर हो गया था और होम टैब में, होम टैब के रिबन में जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे एडिटिंग ग्रुप तक हमने सारे ऑप्शंस देख लिए थे। उसके बाद ये जो एक वॉइस ग्रुप है, वॉइस ग्रुप में सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर मेरे को कुछ भी बोलना है और बोल करके टाइप करना है तो उसके लिए क्या होगा, सिंपली मैं इस ऑप्शन को ऑन करूंगा और फिर उसके बाद में, अब देखो, जो मैं यहाँ पे जो कुछ भी मैं बोलता जाऊंगा वो पूरा का पूरा टाइप हो जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम अभी ये है, सबसे पहले मेरे को लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आता हूँ और स्पोकन लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्पोकन लैंग्वेज में ले लेता हूँ हिंदी। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। तो अब इसके बाद मैं जो कुछ भी बोलूंगा ये वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद में उसको हिंदी में यहाँ टाइप कर देगा। तो देखो, काफी हद तक सही चीज आई है। तो अब इसके बाद मैं जो कुछ भी बोलूंगा वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसमें हिंदी में टाइप कर देगा। तो सिंपल सा है ये, कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा खास चीज नहीं है। हमारा काम ये बहुत हद तक आसान कर देता है। सिंपली बस मेरे को डिक्टेट वर्ड ऑप्शन ऑन करना है। डिक्टेट ऑन करने के बाद में भाई मेरे को आलस आ रहा है, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, टाइपिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मैं जो बोलता जाऊँ वो टाइप होता चला जाए। तो जिस लैंग्वेज में बोलना चाहते हो सबसे पहले तो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लो। काफी सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है ये। भाई जो लैंग्वेज आती हो, तमिल, तेलुगु, थाई, टर्किश, वियतनामीज, स्लोवाक, रशियन, जो लैंग्वेज आती हो उस लैंग्वेज में को पहले सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में फिर उसको जैसे ही बोलना चालू करोगे ये ऑटोमेटिकली आपकी वॉइस को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद में जो आप बोल रहे हो उसको टाइप करता चला जाएगा। सिंपल है, नथिंग मच, बहुत काम आसान कर देता है आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं सीधे इंसर्ट टैब में। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अभी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जो है सबसे पहला ग्रुप आप देख रहे हो पेजेस वाला। पेजेस वाले ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक इंसर्ट करने का। तो पेज ब्रेक इंसर्ट जो होता है वो सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं है। मान लो मेरा जो फर्स्ट पेज है उसमें एक हेडिंग पड़ी हुई है, रिव्यू ऑन पैरेलल कंप्यूटिंग, उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और फिर उसके बाद टॉप 10 फूड आइटम्स की एक लिस्ट बनी है। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो पहला पेज है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट तक रहे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मेरी विंडो विजिबल नहीं है, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ स्क्रीन। अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir.
ओके, चलो कोई बात नहीं, काफी कुछ इसमें मैंने बता दिया। स्क्रीन कभी कभी होता है, चलो बीच में आप ध्यान दिला दिया करो। एक विंडो शेयर होती है, दूसरी फिर ओपन नहीं रह पाती है। दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ, देखो क्या है। कल हमने होम टैब में ये सारे ग्रुप्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसमें एक वॉइस टैब और है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वॉइस टैब में क्या है, यहाँ पे एक डिक्टेट का ऑप्शन आता है। डिक्टेट में क्या है, मान लो मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, लिखना नहीं है मेरे को, टाइपिंग करनी है बोल करके। जो भी मैं बोलूँ ये उसको ऑटोमेटिकली टाइप कर दे। तो डिक्टेट ऑप्शन में आना है। इसका शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस बैक टिक वाला सिंबल। शॉर्टकट क्या की होती है डिक्टेट के लिए, ऑल्ट प्लस ये वाला सिंबल, इसको बैक टिक कहा जाता है। ठीक है, ये वाला सिंबल यूज होता है। कैसे इसको बनाओगे, जो कीबोर्ड में वन होता है ना, वन के लेफ्ट में देखो, वन के लेफ्ट में कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है टिल्ड वाला। तो इसी के साथ में होता है नॉर्मली वन के बगल में लेफ्ट हैंड साइड पे जो एस्केप की के नीचे ये बटन होता है, इसको प्रेस कर दोगे तो ये वाला इंसर्ट हो जाता है। तो ये डिक्टेट के लिए यूज होता है। अच्छा, सजेस्टेड इमेज भी इंसर्ट कर देगा, मुझे इमेज चाहिए नहीं है। हाँ, नहीं चाहिए मेरे को इमेज, हटाओ इसको। अच्छा, इसका देखें क्या सजेस्टेड इमेज इंसर्ट करता है। नहीं चाहिए मेरे को ये भी नहीं चाहिए। देखो, बैकटिक इस तरीके से काम कर रहा है। अब डिक्टेट कैसे यूज किया जाएगा, डिक्टेट को सिलेक्ट करो, एक ऑप्शन ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे पहले तो ये ओपन हो गया है, छोड़ो इसे, पहले मैं हटा देता हूँ। मेरे को कुछ बोलना है और बोल के टाइप कराना है। तो बोल के टाइप कराने के लिए मेरे को डिक्टेट ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें एक डिक्टेशन सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद में कई सारी लैंग्वेजेस देता है, चाइनीज, इंग्लिश, कई तरह की, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है, इंडियन, यूएस, यूके इंग्लिश, और फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, हिंदी, जापानीज, अरेबिक, पोर्टुगीज, डच। जो लैंग्वेज बोलनी आती है उस लैंग्वेज को कर लो सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद में इसको सेव करो, और जैसे ही इस माइक्रोफोन को ओपन करोगे, तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को ओपन करके कुछ बोलना चालू करूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरी वॉइस को कैप्चर करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट में। जहां पॉज लोगे, देखो, आपके पॉज के हिसाब से, बोलने के तरीके के हिसाब से ये सेंटेंस खत्म करेगा। आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो आपकी टोन को रिकॉग्नाइज करेगा। टोन को रिकॉग्नाइज करेगा, वहां पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। क्वेश्चन पूछने की टोन में कुछ बोला तो उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैंने सेंटेंस को खत्म करने वाली टोन में बोला तो उसने वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरीके से आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा, आपकी टोन के अकॉर्डिंग वहां पे पंक्चुएशंस भी लगाएगा। तो इस तरीके से, जैसे मैंने बीच में बोलना चालू करूंगा के बाद में थोड़ा सा गैप लिया, तो उसने वहां पे कॉमा इंसर्ट कर दिया। तो आपकी जो भी वॉइस की टोन होगी उस टोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पंक्चुएशंस को इंसर्ट करता रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे इंसर्ट टैब में। आज इंसर्ट, लेआउट और व्यू, ये तीन टैब्स हमको खत्म करने हैं। पढ़ते हैं आगे। देखो, इंसर्ट में सबसे पहला तो है पेज ब्रेक। पेजेस वाले ग्रुप में पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक किस तरीके से काम आता है, देखो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है पेज का, पैरेलल कंप्यूटिंग, और एक एब्स्ट्रैक्ट है, और फिर उसके बाद में टॉप 10 फूड आइटम्स की लिस्ट है। गुड इवनिंग रीना। टॉप 10 फूड आइटम्स की लिस्ट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा पहला पेज है ना, उस पहले पेज में इस एब्स्ट्रैक्ट के अलावा कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। जो भी टेक्स्ट में लिखना चालू करूँ वो अगले पेज से ही आए। तो मैं यहाँ पे पेज ब्रेक एक इंसर्ट कर दूंगा। तो देखो, पेज ब्रेक इंसर्ट करने के बाद में जैसे ही अपने कर्सर को नीचे लाता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, कुछ लिखना चालू करता हूँ, ये तो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, ये सीधा मेरे को उठा करके ले आएगा दूसरे पेज में। तो अब क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है पेज मेरा ब्रेक हो चुका है। एंटर की प्रेस करके तो मैं आ सकता हूँ नीचे। अगर मान लो मुझे नई लाइन इंसर्ट करनी है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे ला सकता हूँ। लेकिन
जब मैंने पेज ब्रेक यहाँ पे लगाया है तो वो पेज ऑटोमेटिकली ना वहां से ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद में जो भी टेक्स्ट होगा वो मेरा नेक्स्ट पेज से चालू होना, लिखना चालू होगा। चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में के बाद में जो हमें एक ग्रुप दिया गया है वो ग्रुप है हमारा टेबल्स का। तो देखो टेबल्स वाले ग्रुप में अब यहाँ पे क्या है, हमें कुछ भी टेबुलर फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना है। टेबुलर फॉर्मेट में डेटा हम प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंसर्ट टेबल करनी पड़ेगी। अब टेबल की मैट्रिक्स हम चूज कर सकते हैं, कितना मैट्रिक्स हम करना चाहते हैं, 7/4, 3/2, डिपेंड करता है हमें कितनी रोज और कितने कॉलम चाहिए। मान लो मुझे 6/3 की एक टेबल चाहिए जिसमें 6 कॉलम हो और 3 रोज हो। तो देखो जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट करी, यहाँ पे 2 नए टैब ओपन हो गए। पहला टैब ओपन हुआ है टेबल डिजाइन और दूसरा टैब हुआ है ओपन टेबल लेआउट। तो टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट में यहाँ पे मैं टेबल की कई सारी चीजें चेंज कर सकता हूँ। टेबल किस तरह की दिखेगी, टेबल में कैसे बॉर्डर्स होने चाहिए, ये अगर मैं डिसाइड करना चाहूँ यहाँ पे मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ आराम से। कई सारे टेबल फॉर्मेट्स दिए जाते हैं, जैसा आपका चेंज करना चाहो वैसा चेंज कर सकते हो। मुझे नई रो ऐड करनी है तो लास्ट वाले कॉलम में जाके मैं क्या करूंगा, मैं टैब की प्रेस कर दूंगा। टैब की प्रेस करते ही एक नया कॉलम, नई रो इंसर्ट हो जाएगी। तो देखो जैसे ही मैं आखिरी कॉलम पे जाके टैब प्रेस करता हूँ तो एक नया रो इंसर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। ओके, देन उसके बाद में टेबल का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, टेबल का मैं कलर आराम से चेंज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कलर रखना चाहो यहाँ पे आप वो टेबल का कलर रख सकते हो। फिर उसके बाद में टोटल रो आपको दिखानी है। मान लो यहाँ पे कुछ आप एलिमेंट्स लिख रहे हो और फिर उसका टोटल आपको दिखाना है, तो फाइनली यहाँ पे आप उसका टोटल भी लिख सकते हो। इक्वल्स टू सम लगाकर मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पे फॉर्मूलाज काम नहीं करेगा। चलो वो किस तरीके से करते हैं उसको अभी हम आगे देखते हैं। आपको ब्रांडेड रोज दिखानी है। ब्रांडेड रो में क्या है, एक रो इस तरह की आएगी, दूसरी रो कुछ अलग कलर लाइट कलर में आएगी, फिर तीसरी रो डार्क में आएगी। तो ऑल्टरनेट क्या है, कलर चेंज और चेंज होते रहेंगे ऑल्टरनेट में। पहली रो डार्क होगी तो दूसरी रो लाइट हो जाएगी, फिर तीसरी रो डार्क होगी तो चौथी रो लाइट हो जाएगी। लास्ट कॉलम आपको डार्क कलर रखना है, लास्ट कलर डार्क रख सकते हो। ब्रांडेड कॉलम चाहिए, ब्रांडेड कॉलम रख सकते हो। सारी तरह की फैसिलिटी यहाँ पे आपके हाथ में होती है, जैसे टेबल बनाना चाहो वैसे रख सकते हो। बॉर्डर कैसा रखना है, बॉर्डर बहुत मोटा रखना है तो लिखो लो, पूरी टेबल को सिलेक्ट करो और इसका बॉर्डर मोटा करना है, 6 पॉइंट करना है। तो लो भाई, पूरी टेबल का बॉर्डर यहाँ पे 6 पॉइंट हो गया। बेकार सी लग रही है टेबल, कंट्रोल Z करके हम वही वापस चलते हैं जैसी थी। सेल शेडिंग, इस सेल का मेरे को थोड़ा सा शेड चेंज करना है। मान लो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखा रहा हूँ तो सेल का शेड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो कुछ मैं टाइप करूंगा, मेरे को कुछ हाईलाइट करना है, सेल का शेडिंग में चेंज कर सकता हूँ। फिर एक आता है टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में और भी कई सारे टेबल के ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे मेरे को सिलेक्ट करनी है, अगर पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है तो ये ऑप्शन आ जाएगा। मेरे को एक कॉलम सिलेक्ट करना है तो करेंटली मैं जिस भी कॉलम में होऊंगा, जो मेरा एक्टिव कॉलम होगा, मैं जैसे ही कॉलम सिलेक्ट करूंगा तो वो मेरा कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। मान लो एक्टिव सेल का मतलब जिसमें मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जिसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, वो एक्टिव सेल होता है। एक्टिव सेल वाली पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो लो भाई पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। डिलीट करनी है तो डिलीट करने के लिए लो डिलीट कॉलम कर देंगे। भाई ये तो पूरी टेबल ही डिलीट हो गई। प्रेजेंट, ओके गौरव, बढ़िया। टेबल लेआउट में आ जाओ वापस। मुझे डिलीट करना है, मैं एक कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ तो लो भाई कॉलम डिलीट करना है। कॉलम डिलीट हो गया। एक्टिव सेल पे से जो कॉलम होगा वो डिलीट हो जाएगा। थोड़ा इसकी नंबरिंग में कर देता हूँ, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। जेड करके एक बार कर लेता हूँ, ठीक है। 1, 2, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 कॉलम्स है मेरे पास और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रोज है मेरे पास। तो मान लो अभी मैंने सिलेक्ट कर रखा है कौन सा वाला, मैंने सिलेक्ट कर रखा है सेकेंड कॉलम फोर्थ रो। मैं सेकेंड कॉलम को, हाँ स्पेसिफिक भी डिलीट हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं इस वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड कॉलम, इसमें कुछ लिखा हुआ है
सेकंड कॉलम और फोर्थ रो से मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, पहले तो अगर डिलीट कॉलम करना है तो जो भी मेरा एक्टिव सेल होगा मैं करूंगा, यहाँ पे देखो 2 डिलीट हो गया, सेकंड कॉलम डिलीट हो गया। मुझे अगर फोर्थ रो डिलीट करनी है, फोर्थ रो डिलीट करने के लिए डिलीट रो, तो फोर्थ रो डिलीट हो गई। मतलब मेरे को एक्टिव सेल जहां पे मेरा होगा उस एक्टिव सेल के रिस्पेक्ट में पूरी रो और कॉलम डिलीट हो जाएगी। मुझे ये वाला सेल डिलीट करना है, तो देखो सेल डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट और सेल का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे को ऑप्शन पूछेगा कि इसके जो सेल्स हैं, अभी मैं एक सेल बीच में से डिलीट कर रहा हूँ। सेल डिलीट करने पे मेरे से ऑप्शन पूछता है, ऑप्शन क्या पूछता है, बाकी के जो सेल्स हैं उनको लेफ्ट सरकाना है, या जो इसके नीचे के सेल्स हैं उनको ऊपर लाना है, या पूरी रो डिलीट करना चाहते हो, पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हो। मैं मान लो इसके आगे के जितने सेल्स हैं उनको लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ से वो सेल डिलीट हो गया। कुछ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा नंबर ही दे दूँ इसको मैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, एंड इसको कर देते हैं 4। मुझे 1 डिलीट करना है, 1 नंबर का जो सेल है वो डिलीट करना है। चलो डिलीट पे आ जाते हैं, डिलीट सेल किया, और इसके बाकी के जितने भी आगे के सेल्स हैं वो लेफ्ट में आ जाए। तो देखो 2 आ गया यहाँ पे, 3 आ गया इधर, 4 आ गया इधर, और इधर वाला जो पॉइंट है वो खाली हो गया। यहाँ पे एक नया सेल ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से वो सेल जो स्पेसिफिक पोजीशन से मैं वो डिलीट कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे लिखा होता अगर ए बी सी डी एंड ई, अगर मैं यहाँ से डिलीट करता इस सेल को, डिलीट सेल, और मैं बोलता शिफ्ट सेल्स अप, शिफ्ट सेल्स अप वाला अगर मैं कॉलम वो ऑप्शन सेलेक्ट करता, तो देखो क्या होगा, इसके नीचे वाले जितने भी सेल्स हैं सब एक एक पोजीशन ऊपर खिसक आएंगे और वो पर्टिकुलर सेल डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से डिलीशन काम करता है। फिर इंसर्ट है, इंसर्ट क्या है, मेरा ये एक्टिव सेल है, इस एक्टिव सेल के ऊपर मुझे एक रो इंसर्ट करनी है, तो लो इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई। इस एक्टिव सेल के नीचे मेरे को एक रो इंसर्ट करनी है, तो ये भी आराम से हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके राइट में मेरे को एक लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करना है, तो लो लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट हो गया। सी के राइट में मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, तो राइट में भी हो जाएगा आराम से। जहां कॉलम इंसर्ट करना चाहो वहां आराम से कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, डिलीशन भी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो ये जो ऊपर वाला है ना, ये पूरी की पूरी रो, पहली वाली पूरी रो है, इसको मैं करना चाहता हूँ मर्ज। मर्ज का मतलब मान लो यहाँ पे होता है ना कई बार टेबल की एक हेडिंग देते हैं कि वो टेबल क्या दिखा रही है, तो सारे के सारे रोज में सिलेक्ट करूंगा और मर्ज पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने मर्ज किया, अब ये सारा डेटा जो था वो एक ही कॉलम में आ गया। अब मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा, मान लो ये टेबल क्या शो कर रही है, ये टेबल शो कर रही है रिकॉर्ड्स ऑफ, या फिर मान लो अटेंडेंस ऑफ, तो भाई स्पेलिंग सही कर देते हैं, अटेंडेंस ऑफ बेसिक कंप्यूटर क्लास। तो अब क्या है, ये ना तो एक पूरी सेल रही है, ना रो रहा है, ना कॉलम रहा है, ये सिंपल सा क्या हो गया, एक हेडिंग बन गई इस पूरी टेबल की, और ये पूरा का पूरा क्या है, एक सेल बन गया है। लेफ्ट से लेके राइट तक पूरी इसने विड्थ कवर कर ली है। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद अब आपने अगर इसको मर्ज किया है, मर्ज करने के बाद इसको स्प्लिट भी कर सकते हो। स्प्लिट जैसी सेल पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कितने सेल बनाने हैं और कितनी रोज में इसको स्प्लिट करना है। मान लो ओरिजिनली 7 कॉलम्स है मेरी बाकी की रो में और एक रो में बनाना है, तो इसको मैं जैसे ही करूंगा तो देखो यहाँ पे अपने आप स्प्लिट हो गया, 1 2 3 4 5 6। पहले रो में तो ये लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में ये 1 लिखा है, तीसरे कॉलम में 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से स्प्लिट हो गया। तो मर्ज और स्प्लिट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हम इस तरीके से मर्ज भी कर सकते हैं कई सारे कॉलम्स को या कई सारे रोज को, और स्प्लिट भी कर सकते हैं। मान लो मुझे ये वाले सारे जो कॉलम्स हैं इधर के मर्ज करने हैं, तो सिंपल सा है, उनको सिलेक्ट करो और मर्ज कर लो। लो अबे पूरा का पूरा एक कॉलम बन गया, यहाँ पे जो कुछ भी मैं लिखूंगा पूरे कॉलम में आ रहा है। तो ये पूरी एक रो मैंने मर्ज कर दी, इधर एक पूरा कॉलम मर्ज कर दिया।
ये चीज क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में मान लो मुझे किसी एक पर्टिकुलर सेल की हाइट बढ़ानी है, तो लो भाई, यहाँ से उसकी पर्टिकुलर सेल की हाइट बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हाइट हो गई। विड्थ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। रोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये ऑप्शन ये तो अलाइनमेंट का हो गया, डिस्ट्रीब्यूट रोल्स। अरे क्या हो गया? तो मान लो मैंने इसको कर दिया, इस कॉलम की हाइट इतनी दे दी और इसको सिलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट रोल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा ये है कि अगर मान लो जैसे ये है, ये वाला कॉलम है, ये इस रो में, इस पूरी रो की हाइट है 0.91 सेंटीमीटर, और डी वाला जो है इसकी है 0.56 सेंटीमीटर। मैं चाहता हूँ कि यार इनकी जो रोज की हाइट है ना, वो बराबर होनी चाहिए। तो सभी को मैंने सिलेक्ट किया और डिस्ट्रीब्यूट रोज इक्वली वाला मैंने ऑप्शन क्लिक किया। जैसे इक्वली मैंने किया, सबकी जो हाइट है ना, डिस्ट्रीब्यूट रोज क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट रोज क्या करेगा, रोज की हाइट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जो होता है, कॉलम्स की विड्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो क्या होगा, कॉलम्स की विड्थ इधर उधर नहीं भागेगी। मान लो इसकी विड्थ मैंने बहुत ज्यादा कर दी, इसकी विड्थ मैंने इतनी कर दी, इस वाले की विड्थ मैंने थोड़ी सी कम कर दी, तो अब क्या थोड़ा सा गंदा लग रहा है देखने में। तो मैं क्या करूंगा, सभी को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करूंगा। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स क्या होगा, उतनी जगह में जितने कॉलम्स होंगे सब बराबर बराबर जगह ले लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद कई सारे अलाइनमेंट्स है। अलाइनमेंट्स कई तरह के होते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट आपको मिल जाएगा और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको मिल जाएगा। तो देखो कई सारे एलिमेंट्स है, ये तो सारे ना आप अपने आप से ट्राई कर करके देखना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आपको कोई एलिमेंट सेल का कहाँ रखना है, आपको उसको बीच में रखना है, राइट हैंड साइड पे रखना है, बीच में, टॉप में, हॉरिजॉन्टली कहाँ पे आप उसको रखना चाहते हो, टॉप बॉटम सेंटर कहाँ रखना है, आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है, एग्जैक्टली सेंटर में। तो ये चीजें आप करके देखो। इसकी थोड़ी सी मैं विड्थ अगर बढ़ा दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। हाइट बढ़ा देता हूँ और इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। देखो सबसे पहला ऑप्शन लिया तो ये क्या हुआ, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ गया। दूसरे ऑप्शन से टॉप मिडिल में आ गया। तीसरा ऑप्शन क्लिक करने से ये आ गया टॉप राइट में। तीसरा ऑप्शन क्लिक किया तो ये आ गया मिडिल लेफ्ट में। दूसरा ऑप्शन दूसरी रो का क्लिक किया तो ये आ गया एग्जैक्टली मिडिल में। उसके बाद मिडिल राइट में, फिर बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडिल और बॉटम राइट। तो इस तरीके से टॉप बॉटम मिडिल लेफ्ट राइट ये सारी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। इसको अपनी तरफ से मजे से करना, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, फिर आता है सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग। अल्टरनेटेड टेक्स्ट को छोड़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है। मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, ये वैल्यूज मैंने कुछ यहाँ पे रैंडम इंसर्ट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। तो क्या है, पहले मैंने उस रो में सारी वैल्यूज को इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद मैंने सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में सॉर्ट असेंडिंग वाला अगर मैं ऑप्शन क्लिक करता हूँ, सॉर्ट असेंडिंग ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, सॉर्ट हो जाना चाहिए। तो करके देखते हैं, ये इसमें काम नहीं कर रहा है। चलिए कोई नहीं, इसको देखते हैं डेटा वाले टैब में। खैर, ये जो सारी चीजें है ना, सारी चीजें एक्सटेंसिवली है एक्सेल की, एक टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं वो सारा हम, ये तो एक्सेल में तो मेन कवर करना ही करना है। सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग इसका पता नहीं है, अभी किसी और तरीके से ये लगता होगा इसमें, इसको मैं एक बार देख लूंगा फिर आपको बता दूंगा। सो आगे हम चलते हैं। ये तो हो गया हमारा, एक ही चीज पे हमें नहीं रहना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि काफी सारी चीजें टेबल की हो गई, बहुत सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। पिक्चर आपको कहाँ से लानी होगी, या तो आपके डिवाइस में हो, या वन ड्राइव पे हो, या स्टॉक इमेजेस हो, या आपको वेबसाइट से कुछ सर्च करना है। मान लो वेबसाइट से हम सर्च करते हैं, वेब पे सर्च कर लेते हैं, और क्या सर्च करेंगे, ऑप्शन ओपन होके आ जाए। चलो इसमें सर्च कर लेते हैं मस्टैंग।
ठीक है, सर्च किया, हिट किया। लो भाई, मेरी फेवरेट कार इसमें आ गई। इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैंने वेब से अगर मेरे को कोई इमेज चाहिए थी, मैंने इसको सर्च किया, और सर्च करने के बाद मैं डायरेक्टली उसको इंसर्ट कर लिया, वो मेरे डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। लो, ये डॉक्यूमेंट में ये इमेज आ गई। अब देखो, जैसे ये इमेज आई, इसके साथ में कई सारे ऑप्शंस और आ गए। सबसे पहले है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल आपको किस तरीके रखना है? आपको पहले पिक्चर को सिलेक्ट करो। पिक्चर आपको कुछ इस तरह की दिखानी है। थोड़ा सा पिक्चर का मैं साइज छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा ऐसा क्या है, नीचे शेडोई इफेक्ट आना चाहिए पिक्चर का, या फिर ऐसी इस टाइप की फ्रेम में आनी चाहिए, या इस तरह की सर्कुलर एक इमेज बन जाए। कुछ इस तरह की मैं चाहूँ, ऐसी बन सकती है, सर्कुलर विद बॉर्डर। चलो ये ठीक लग रही है थोड़ी बहुत फिर भी। तो इस तरह से अगर पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हो, बहुत आराम से इंसर्ट हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर पिक्चर में और भी कई सारे ऑप्शन है। टेक्स्ट रैप, टेक्स्ट रैप ऑप्शन आप करके देखना। टेक्स्ट क्या होता है, जब मैं इसके साथ में मान लो कुछ लिख रहा हूँ आगे, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ और कुछ भी इंसर्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिक्चर जो है, इस पिक्चर की पोजीशन क्या होनी चाहिए? टेक्स्ट रैप में एक स्क्वायर बन जाए और उसके लेफ्ट में चीजें लिखना चालू हो जाए, या फिर पिक्चर राइट में चली जाए और उसके लेफ्ट में सारी चीजें लिखना चालू हो जाए। पिक्चर जो है टेक्स्ट के पीछे चली जाए। अगर मान लो पिक्चर टेक्स्ट के पीछे हम ले जा रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, इस पिक्चर का थोड़ा सा हमें जो ओपेसिटी है उसको कम करना होगा। तो यहाँ पे ओपेसिटी का भी एक ऑप्शन होना चाहिए। अलाइन पिक्चर को कहाँ करना चाहते हो, लेफ्ट में करना चाहते हो, राइट में करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। इन लाइन विद टेक्स्ट होता है। अलाइनमेंट सेंटर पे करना है, राइट में करना है, पिक्चर को रोटेट करना है, पिक्चर को क्रॉप करना है, हाइट वेट बढ़ानी है। इसको फॉर्मेट करना चाहते हो, फॉर्मेट में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको कहीं तो मिलना चाहिए, पिक्चर की ओपेसिटी का। ओके, ये वाला ऑप्शन, एडिटिंग दिस टाइप ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट इजंट सपोर्टेड येट बट वी आर वर्किंग। चलो, ये वाला ड्रॉ वाला तो ऑप्शन अभी अवेलेबल है ही नहीं इसमें। कोई बात नहीं। ओपेसिटी का और ऑप्शन आता है, मैंने देखा था इसमें, कि पिक्चर आप जो है थोड़ी सी धुंधली सी दिखा सकते हो, ओपेक, उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हो। तो ट्रांसपेरेंसी भी उसमें बढ़ाई जा सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो खैर पावर पॉइंट में तो होता ही है। चलो ठीक है, पिक्चर हमने इंसर्ट कर ली। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद में हमें क्या इंसर्ट करना है? एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट। भाई, ड्राइंग ऑब्जेक्ट एक इंसर्ट करना चाहते हो? लो ठीक है, आपको एक एरिया मिल जाएगा, अपने हिसाब से जो बनाना चाहते हो वो बना लो। तो ये किसी को बना देते हैं हम। एक हो जाए, क्या करते हैं, छोटी सी ड्राइंग बना लेते हैं एक बंदा। चलो ठीक है, यही बना लिया हमने। कुछ भी बना ले रहे, क्या ही दिक्कत है। शेप्स अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट करते जाओ। लो, पता नहीं, कुछ भी, कुछ तो बनाइए। कलर चेंज करना चाहो, आराम से इसका कलर चेंज कर सकते हो। शेप का कलर चेंज करना है, लो ये कर दो। शेप का आउटलाइन बदलना है, ये बदल दो। आराम से यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट बनाना चाहते हो बना लो, जो ड्राइंग बनाना चाहते हो। और सेव एंड क्लोज करोगे तो वो ड्राइंग आपको यहाँ पे एज अ पिक्चर मिल जाएगी। तो देखो, यहाँ पे एक पिक्चर मिल गई है आपको। जो वहां पे मैंने बनाया था वो इधर मिल गया है। आप आराम से उसको कर सकते हो इंसर्ट। तो ये चीज आपके पास इंसर्ट है। लिंक है, कोई हाइपर लिंक आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो तो लो, हाइपर लिंक भी इंसर्ट हो जाएगा। पहले तो मैं लिंक दे देता हूँ, https www.google.com। चलो, ये तो लिंक हो गया जहां पे मैं क्लिक करके जाना चाहता हूँ। अब ये डिस्प्ले मुझको करना है किस तरीके से? तो लिख देते हैं क्लिक हियर टू ओपन गूगल। लो भाई, इतना मैंने कर दिया, गिले नहीं गूगल, और इंसर्ट कर दिया। तो देखो, यहाँ पे एक टेक्स्ट इंसर्ट हो गया है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। कोई भी हाइपर लिंक अगर होता है, उस हाइपर लिंक को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक किया जाता है। तो देखो, गूगल ओपन हो गया। बस नॉर्मली इसी तरीके से काम होना है। मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनानी है। अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट बहुत अच्छी चीज है, बहुत जरूरी चीज होती है।
बिल्कुल मैं पेज के स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। तो देखो क्या हुआ, मेरे पेज में जितनी हेडिंग्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंने हर एक हेडिंग का मैंने यहाँ से स्टाइल चेंज किया था। हेडिंग का यहाँ से स्टाइल चेंज करके इसको हेडिंग बनाया था। अगर ये हेडिंग नहीं होती, मान लो इसको मैं नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा होता, तो इस इंडेक्स को अब अपडेट करेंगे, तो देखो एब्स्ट्रैक्ट वहाँ से गायब हो जाएगा। तो ज़रूरी होता है कि हमारे जो पेज में मेन हेडिंग्स होती हैं, उन हेडिंग्स को हमें हेडिंग स्टाइल में ही रखना चाहिए, ताकि ये देखो जब लास्ट में क्या होता है ना, कई बार कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, फिर उसमें हमको एक इंडेक्स भी बनाना पड़ता है। तो इंडेक्स अलग से ना बना करके नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारा इंडेक्स जो है ना, बहुत आराम से प्यार से बन जाता है। आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में किस जगह पे, किस पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक लिखा है, ये थोड़ा ट्रैक कर पाना आसान नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं। हमारा बहुत प्यार से कंटेंट बना के हमको दे देता है। अब मैं कोई भी अगर एडिटिंग करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, मान लो मैं यहाँ पे एक और नई हेडिंग बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक आगे हम टॉपिक ले लेते हैं, कौन सा है आगे भैया, आ जा। इतना लंबा, मान लो ये समरी है। समरी को मैंने क्या किया, इसको भी मैंने बना दिया हेडिंग, इसको भी मैंने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, कुछ भी मेरे को खास नहीं करना है, बस जाके जो टेबल ऑफ कंटेंट है मेरी, उसको मुझे कर देना है अपडेट। जैसे ही ये अपडेट वाला बटन आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, तो जो मैंने नई हेडिंग डाली है विद पेज नंबर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी इसमें। मुझे अपनी तरफ से ढूंढने की और सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आराम से हो जाएगी। तो ये चीज क्लियर हुई आपको, क्या है कैसे किया जाएगा इंसर्ट में। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कोई बुकमार्क इंसर्ट करना चाहते हो, नया बुकमार्क इंसर्ट कर सकते हो। बुकमार्क में क्या है, सिंपली यहाँ पे मैं अगर करूँ बुकमार्क इंसर्ट कर दूं, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने मार्क करके रख दी है। ये हेडिंग मेरे को मार्क करके रखनी है, तो लो भाई एक नया बुकमार्क मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। मुझे सारे बुकमार्क्स देखने हैं, तो लो यहाँ पे बुकमार्क दिख जाएगा। एक बुकमार्क तो यहाँ लगा है, बुकमार्क इधर लगा है, और एक समरी पे बुकमार्क लगा हुआ है। सो दैट्स इट, ये बुकमार्क्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। कोई ऑनलाइन वीडियो आप इंसर्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन वीडियो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सिंपल वही जैसे हमने ऑनलाइन इमेज इंसर्ट करी थी, उसी तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो का हम लिंक पेस्ट करेंगे। लिंक पेस्ट करके हम उसको इंसर्ट कर देंगे। कमेंट इंसर्ट करना, देखो कमेंट्स यहाँ पे बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है ना, ये डॉक्यूमेंट शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप अपने एक डॉक्यूमेंट को, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको मैं कई लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे कई लोग एडिटिंग कर सकते हैं, और एडिटिंग करने के साथ में वो ना मेरे को लाइव टाइम में सबके साथ दिखाई देगा कि कौन क्या काम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पे क्या है, जब भाई कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो क्या होता है, मान लो मैंने किसी बंदे को काम दे रखा है और वो ये बना रहा है। वो बनाने के बाद मैं इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहा हूँ, रिव्यू करते टाइम पे मैंने ये देखा कि यार यहाँ पे थोड़ी चीज गलत लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे कमेंट इंसर्ट कर दूंगा। कमेंट क्या इंसर्ट कर दूंगा, चेंज दिस हेडिंग। तो जो भी बंदा मेरा काम कर रहा होगा ना, उसको यहाँ पे कमेंट दिखाई देगा। मेरा लगाया हुआ कमेंट उसको यहाँ पे दिखाई देगा। वो इस कमेंट को देखेगा और वो समझ जाएगा कि मेरे को जिसने काम दिया है वो हेडिंग उसको पसंद नहीं आई है, हेडिंग वो चेंज करना चाहता है। तो यहाँ पे हेडिंग चेंज हो जाएगी। हेडिंग इसकी जगह मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं अपने कमेंट में वो भी लिख सकता हूँ। बहुत सिंपल है कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी कमेंट इसमें इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो कमेंट बहुत सही चीज है, और इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। तो कमेंट फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। इसको ओपन करोगे, कमेंट दिखाई देगा आपको। इसको हम बंद कर देते हैं, डिलीट थ्रेड कर दोगे, वो डिलीट हो जाएगा। हेडर एंड फुटर अगर इंसर्ट करने, हेडर और फुटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हेडर में सिंपल क्या होता है, हमारा जो इंफॉर्मेशन हम हर एक पेज पे दिखाना चाहते हैं। लिटरेचर रिव्यू ऑन पैरेलल कंप्यूटिंग। मान लो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन हर एक पेज पे दिखानी है,
तो सिंपल मैंने हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया लिटरेचर रिव्यू एंड पैरेलल कंप्यूटिंग। तो देखो हर एक पेज पे ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया है, हर एक पेज पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। ये होता है हेडर। हेडर क्या होता है, पेज के टॉप पे आता है, टॉप मार्जिन पे, और जस्ट अपोजिट इसका होता है फुटर। फुटर आता है बॉटम मार्जिन पे। तो इस तरीके से आप क्या है इसको इंसर्ट कर सकते हो, हेडर भी इंसर्ट कर सकते हो, फुटर भी इंसर्ट कर सकते हो। पेज नंबर इंसर्ट करना है, राइट हैंड साइड पे आपको पेज नंबर का ऑप्शन दिया गया है। पेज नंबर जहां पे भी इंसर्ट करना है, लो भाई यहाँ पे आप पेज नंबर इंसर्ट कर दोगे और पेज नंबर आपको मिल जाएगा। पेज नंबर इंसर्ट करना, मान लो मैं बीच में दिखाना चाहता हूँ पेज नंबर, तो ये पेज नंबर इस तरीके से यहाँ पे शो करने लगेगा। अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है पेज नंबर। हाँ, हैश हैश शो कर रहा है ये। पेज नंबर इसको यहाँ पे शो करना चाहिए, हैश ऑफ हैश। जस्ट सेकंड, इसको मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। खैर अभी तक ये जितने एलिमेंट्स अभी बताए हैं इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बताओ अभी। हम्म। ओके। चलिए पेज नंबर इंसर्ट करने के बाद में यहाँ से रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। पेज नंबर इंसर्ट करेंगे, इधर साइड में आ जाएगा, हैश आ रहा है ये। हैश क्यों आ रहा है, चलो डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। अभी भी हैश आ रहा है। चलो इस चीज को मैं एक बार देखता हूँ, फिर आपको मैं कल बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, हैश क्यों आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। इंसर्ट में हमारे पास अगला है इक्वेशन। तो ये तो आप अपने हिसाब से कर करके देखते रहना। कोई मुझे इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे मैं आराम से इक्वेशन इंसर्ट कर सकता हूँ। देखो ये इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, जैसी इंसर्ट करना चाहो वैसी हो जाएगी। देखो यहाँ पे इक्वेशन इंसर्ट हो गई। कोई सिंबल इंसर्ट करना है, मैथमेटिकल इन्फिनिटी सिंबल इंसर्ट करना है, डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल निकालो, इन्फिनिटी का पता नहीं क्या होता है। कोई सिंबल इंसर्ट करना चाहते हो, ओमेगा सिंबल इंसर्ट करना है, और कोई इक्वेशन नहीं इंसर्ट करनी है, मान लो हम इंसर्ट करना चाहते हैं कौन सी इक्वेशन, स्ट्रक्चर्स हमें चाहिए कौन सा, लो कुछ इस तरीके के पेरेंथेसिस कई बार यूज किए जाते हैं, ब्रैकेट्स। लो ये ब्रैकेट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर मुझे एक्स बाय वाई देना है, लो ये इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो जैसे इक्वेशन आप बनाना चाहो, इक्वेशन क्या है, नॉर्मली हम आराम से लिख करके इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इक्वेशंस को जिस तरीके से यहाँ पे पूरी लिख लो जो लिखना चाहो, और उसको आराम से फिर नॉर्म इंसर्ट किया जा सकता है। मान लो साइन थीटा हमको इंसर्ट करना है, तो लो कौन सा करना चाहते हो, साइन का एंगल मान लो साइन 90 लिखना है, और प्लस कॉस 90 को जिस तरह की इक्वेशन में चाहता हूँ, ये डी वाई बाई डी एक्स हटा दो। तो ये क्वेश्चन मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, मान लो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, तो लो इस तरीके से क्वेश्चन इंसर्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इंसर्ट करना है, सिंबल इंसर्ट करना है, इमोजी इंसर्ट करना है, सारी चीजें यहाँ पे इंसर्ट हो सकती हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इमोजी सेलेक्ट करें, कौन सा कर ले कौन सा कर ले, लो भाई फोन यूज नहीं करना है, विदाउट एनी फोन और विदाउट एनी कैलकुलेटर, कैलकुलेट करके दिखाओ, नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं। जो इंसर्ट करना चाहो वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट के सारे टैब्स कंप्लीट हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। इसके बाद हम आ जाते हैं लेआउट में। लेआउट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक तो लास्ट में पेज कलर है। सबसे पहले तो मैं अपने पेज का ही कलर चेंज करना चाहता हूँ। लो भाई पेज का कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया है, तो लाइट ग्रीन ले लेते हैं। पेज का कलर चेंज हो गया। इंडेंट कलम ने देखा था, स्पेसिंग कलम ने देखी है। स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ के बाद में कोई अगर मैं स्पेस इंसर्ट करना चाहता हूँ, स्पेस इंसर्ट हो जाएगा। मुझे लाइन नंबर्स इंसर्ट करनी, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन नंबर आ गए। तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर थोड़ा सा आ रहा है ना, तो थोड़ा सा सिंपल लग रहा है मेरे को चीजें समझने में। लाइन नंबर इंसर्ट करना चाहो, लाइन नंबर इंसर्ट हो जाएगा। मेरे को कॉलम चाहिए,
कई बार देखा होगा बुक्स में इस तरीके से लिखा आता है, एक पेज 2 कॉलम से डिवाइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, राइट हैंड साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो देखो पेज नंबर यहाँ से मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो देखो लेफ्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन है और राइट में कुछ इन्फॉर्मेशन है। कई बार बुक्स इस तरीके से भी आती हैं, ऐसा दिखता है हमको। तो इस तरीके ये हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इमेजेस क्या है, थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इनको हम एडजस्ट कर लेंगे इसके हिसाब से। लेफ्ट में इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट में इन्फॉर्मेशन आ रही है। मुझे पेज 3 कॉलम में डिवाइड करना है, लो भाई 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, और थोड़ा छोटा हो गया, आराम से कर सकते हो। मुझे पेज का साइज बदलना है। जो हमारा पेज होता है नॉर्मली वो लेटर साइज का होता है, 29.59 सेंटीमीटर बाई 27.94 सेंटीमीटर। पेज का साइज चेंज करना है, लीगल करना है, A4 करना है, A5 करना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पोर्ट्रेट 2 तरह के होते हैं, एक ओरिएंटेशन पेज का 2 तरह का होता है। एक होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है हमारे पास में पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट के अभी तो जैसे लेंथ पोर्ट्रेट का सिंपल सा है, अगर मेरे पेज की लेंथ विड्थ से ज़्यादा है तो वो पोर्ट्रेट मोड होता है, और अगर मेरे पेज की लेंथ विड्थ से ज़्यादा है, पेज की लेंथ अगर ज़्यादा हो, विड्थ कम हो, तो वो लैंडस्केप होगा। और अगर नहीं सॉरी, विड्थ अगर ज़्यादा हो, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम आउट करूँगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पेज की लेंथ है, जो पेज की लेंथ है वो विड्थ से ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा क्या, लैंडस्केप। अगर मेरे पेज की हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होता है, तो ये होता है हमारा सिंपल सा पोर्ट्रेट मोड। अब मार्जिन मेरे को जैसे चाहिए, देखो नॉर्मल मार्जिन होते हैं, नॉर्मल मार्जिन कुछ इस तरीके का होता है। नैरो मार्जिन में क्या होगा, टेक्स्ट थोड़ा मार्जिन की तरफ ज़्यादा फैल जाएगा। वाइड मार्जिन करोगे तो साइड से बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, पेज के साइड में और मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा। हम तो यहाँ पे कैसा है, सारी नॉर्मल चीज़ें जो हम पहले भी देख चुके हैं, बस वही उनके अलग-अलग ऑप्शंस हैं। पेज का मार्जिन सेट करना, पेज का ओरिएंटेशन सेट करना, पेज का साइज सेट करना, कॉलम्स में डिवाइड करना, लाइन नंबर देना, इंडेंट, स्पेसिंग, पेज कलर, ये सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं। फिर उसके बाद में आता है व्यू। अब व्यू में क्या है, देखो सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे, डार्क मोड। डार्क मोड जैसे ही मैंने क्लिक किया, सारे ऑप्शन जो है वो डार्क में आ गए हैं। और ये वाला ना पर्सनली मेरे को डार्क मोड ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो मैं आपको दिखाऊँ भी, अगर जो मैं नॉर्मली वर्ड यूज़ करता हूँ, तो नॉर्मली जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना, ये भी डार्क मोड में ही रहता है। जब मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? एक बार आप लोग चैट बॉक्स में बताना मेरी स्क्रीन विज़िबल है या नहीं? हो रही है, ठीक है। गीतांश आप एक बार अपना रिफ्रेश करके देख लो, दोबारा जॉइन करके देख लो, हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो। ठीक है? ओके, ओके। तो डार्क मोड यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, डार्क मोड अप्लाई करने पे सीधे-सीधे मेरे को क्या है, सारा का सारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट एरिया है, डॉक्यूमेंट एरिया अभी भी जैसा था वैसा ही आ रहा है। इसको भी चेंज करना चाहो तो स्विच बैकग्राउंड कर दो, तो ये डार्क हो जाएगा, थोड़ा बेकार लगता है देखने में। इसलिए हम क्या है, स्विच बैकग्राउंड नहीं करते हैं, बैकग्राउंड तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। डॉक्यूमेंट एरिया को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को डार्क मोड में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ना आँखों पे ज़ोर कम पड़ता है। बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में सबसे पहले आ जाओ डॉक्यूमेंट व्यू पे। डॉक्यूमेंट व्यू पे क्या है, सबसे पहले सेपरेट पेजेस। ये तो नॉर्मल जो भी हमारा चल रहा है ना, ये सेपरेट पेजेस ही चल रहा है। अब मैं इसको जैसे ही रीडिंग व्यू में ओपन करूंगा, रीडिंग व्यू में क्या होगा, जितने फालतू ऑप्शंस होते हैं ना वो सारे के सारे हट जाएंगे, और मेरा डॉक्यूमेंट जो है रीडिंग व्यू में सिर्फ पढ़ने के लिए ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है, मैंने जो कुछ भी लिखा है मैं नॉर्मली उसको पढ़ सकता हूँ। ठीक है, वापस एडिट मोड में आ जाते हैं। तो ये क्या है, एक तो हो गया एडिटिंग मोड, जो नॉर्मली अभी हमारा ओपन है ना, इसको बोलते हैं एडिटिंग मोड, जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं। और उसके अलावा दूसरा मोड हमारे पास होता है कौन सा, व्यू मोड या रीड ओनली मोड, जहाँ पे हम सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं। तो ये दो व्यू, एक होता है इमर्सिव रीडर जो आपको पूरा जो लिखा है पढ़ पढ़ के सुनाएगा। फिर जूम लेवल है, देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूलर्स में क्या है, देखो ऊपर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर आ रहे हैं ना, इसको मैं क्लिक करूंगा ये हट जाएगा। नेविगेशन से, कल नेविगेशन टैब बताया था वो होता ही होता है, नेविगेशन टैब हो गया। फिर उसके बाद
हेडर एंड फुटर, जैसे ही मैंने हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया ना, तो जो हेडर और फुटर लगा हुआ है मेरे पास, सिर्फ मुझे उतना दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट पीछे थोड़ा हाइड हो जाएगा। तो मुझे हेडर और फुटर में कोई चेंजेस करने हैं तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ से बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दो चीजें होती हैं, फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। चलते हैं स्लाइड पे, इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसमें। तो देखो फुटनोट क्या होता है, फुटनोट कहाँ मिलता है हमें, ये जनरली हमको मिलता है पेज के बॉटम पे। और सिंपल क्या है, फुट नोट और एंड नोट ये दोनों जो चीजें होती है ना, ये हमारे लिए होती हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। फुट नोट और एंड नोट जनरली हमको डॉक्यूमेंट पे नहीं दिखाई देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक किसी कंटेक्स्ट के बारे में। यूज क्या होता है, अगर हमें साइटेशन प्रोवाइड करना हो, साइटेशन का मतलब हमने नॉर्मली क्या है, कहीं से कोई चीज उठा के लाया, कहीं से हमने कोई चीज कॉपी की है, फिर मुझे उसको साइट करना है कि ये मैं कहाँ से लाया हूँ, मुझे उसका रेफरेंस देना है, एक्नॉलेजमेंट देनी है कि ये मैंने आइडिया या कोटेशन जो है कहीं से बोरो किया है, उसको मुझे क्रेडिट देना है। तो उसके लिए फुटनोट यूज होता है। दोनों फुटनोट और एंड नोट दोनों का काम यही है, साइटेशन देना। बस डिफरेंस इतना है, जो फुटनोट होता है ना, फुटनोट पेज के बाद में आता है, और जो एंड नोट होता है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के या चैप्टर के एंड में आता है। बस इतना याद रखना है, फुटनोट पेज के एंड में आता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के या चैप्टर के बिल्कुल एंड में आता है। बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है, और इससे ज्यादा इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसको आपको अगर इंसर्ट करना है तो इसको इंसर्ट किया जा सकता है रिव्यू में, रेफरेंसेस में, रेफरेंस में जाके, रेफरेंसेस में जैसे ही जाओगे, रेफरेंस, भाई रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है मैंने जो कुछ भी इस डॉक्यूमेंट में लिखा है मैं कहाँ से उठा के लाया हूँ। तो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट तो सबसे पहले हमने देख ही ली है। यहाँ पे हम फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं और एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं। लो मैंने एक फुटनोट इंसर्ट कर दिया, तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं ले आता हूँ और इधर एक फुटनोट इंसर्ट कर देता हूँ। फुटनोट में मैं लिख देता हूँ दिस डॉक्यूमेंट या दिस रिसर्च पेपर belongs to so and so person। बस मैंने दे दी यहाँ पे एक फुटनोट। तो देखो कहीं यहाँ पे ये टू लगा आ गया। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस रिसर्च पेपर बिलोंग्स टू सो एंड सो पर्सन, किसी और का है ये, और ये मैंने कॉपी किया है। तो मैंने क्या किया, उस बंदे को प्रॉपर रेफरेंस दे दिया, प्रॉपर उसको साइट कर दिया है, और प्लेगरिज्म से मैं यहाँ पे बच सकता हूँ। तो ये चीज की जाती है, क्या है, रिसर्च पेपर्स जो होते हैं ना, रिसर्च पेपर्स में नॉर्मली साइटेशंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका रिसर्च पेपर में यूज होगा बहुत ज्यादा, नॉर्मली इसका कम यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं करते हैं। उसी तरीके से एक साइटेशन होता है, साइटेशन मेरे को देना है, तो ये तो एड ऑन है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं। मेन हमें देखना था फुटनोट और एंड नोट। सारे फुटनोट्स मुझे शो मैं देखना चाहता हूँ, तो लो नेविगेशन बार एक ओपन हो जाएगा जिसमें सारे फुटनोट्स जो मैंने लिख रखे हैं वो मुझे नॉर्मली दिखाई देने लगेंगे। तो ये था फुटनोट और एंड नोट। और व्यू में क्या बचा हमारे पास फिर, हेडर देख लिया, फुटर देख लिया, फुटनोट मेरे को सिर्फ देखने लो, वही दोबारा से वही ऑप्शन ओपन हो गया। तो घूम फिर के कई जगह पे वही सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, अब बचा हमारे पास रेफरेंसेस वाला पोर्शन हमारा हो गया। देखो होम कंप्लीट हो गया, इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया, लेआउट कंप्लीट हो गया, रेफरेंसेस कंप्लीट हो गया एंड व्यू कंप्लीट हो गया। इनमें से किसी को भी कहीं पे भी कोई दिक्कत अगर हो तो वो मेरे से पूछ लो। अब कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम रिव्यू वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें जो ट्रैक चेंजेस वाला है ना, थोड़ा मेरे को बताना पड़ेगा कि ये जो चेंजेस यहाँ पे ट्रैक हो रहे हैं वो किस चीज से रिलेटेड है, ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या है। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो अब कल की जो लास्ट क्लास रहेगी एमएस वर्ड की, उसमें हम चेंजेस, ये जो रिव्यू वाला पोर्शन है, रिव्यू वाला टैब रह गया, इसको हम देखेंगे। और फाइनली जो आखिरी चीज हमारी होगी दैट विल बी मेल मर्ज। लास्ट टॉपिक होता है मेल मर्ज। तो कल हम मेल मर्ज को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ में हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट आप पूछ सकते हो।
काफ़ी सारी चीज़ें आज हो गई हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हो, अपना डाउट लिख सकते हो। कल की क्लास इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि कल 2 नई चीज़ें इसमें और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें एमएस वर्ड से रिलेटेड वो हम करेंगे। जिसमें एक तो आपका ट्रैक चेंजेज़ है और दूसरा आपका है मेल मर्ज।